हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये डीएलएड सेकंड सेम में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जो एजुकेशन 4 वाला पेपर है, इसमें जो है मैंने 3 नोट्स तो पहले भेज चुका हूँ मैं। ये चौथा नोट्स है हमारा जो है। इसमें देखिए वो हेडिंग हमारा चल रहा था। इससे पहले जो हमारा बताया था मैंने कि आयोग और समितियाँ कौन कौन सी गठित हुई हैं इसमें जो है शिक्षा के सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के सुधार के लिए कौन कौन से आयोग और कौन कौन सी समितियाँ इसमें गठित हुई हैं, इसके बारे में हमारा चल रहा था। तो लॉर्ड मैकाले वाला जो मैंने जो है वो करा दिया था, मैकाले का घोषणा पत्र। अब अगला इसमें जो आता है वो है हमारा बोर्ड का घोषणा पत्र। ठीक है, ये जो है 1854 में पारित हुआ था, 1854। ठीक है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 अवधि को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 1833 से 1853 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। बेंटिक की सन 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा देने को सरकार की शिक्षा नीति बताया। देखिए बेंटिक की सन 1835 की विज्ञप्ति ने, ठीक है ना, अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा देने को सरकार की नीति बताया गया था। सरकार की शिक्षा नीति के कारण भारत को जो है अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनेक स्कूलों और कॉलेजों की इसमें स्थापना कराई गई थी। देखिए ऊपर जो हमारे स्टेटमेंट है इसमें अलग से ही दिखाई दे रहा है कि पूरी जो इसमें जो जोर दिया गया था, पूरा जो जोर दिया गया था वो दिया गया था पाश्चात्य शिक्षा पर, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पर इसमें पूरा जोर दिया गया था। और अंग्रेजी माध्यम से ही जो है इसको पाश्चात्य शिक्षा देने पर भी सरकार की नीति थी इसकी जो है। तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो जोर दिया गया है वो अंग्रेजी शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र। देखिए जो मैंने पहले बताया था, जो आज्ञापत्र का पुनरावर्तन होता है वो हर 20 साल के बाद होता है। 1813 में, कल के वीडियो में मैंने बताया था 1813 में इसका पुनरावर्तन हुआ था। 1813 के बाद 1833 में और 1833 के बाद 1853 में। ठीक है ना, 1853 में इसका जो पुनरावर्तन हुआ तो इसके आज्ञापत्र का जो पुनरावर्तन हुआ, इसके तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। यानी कि जो समस्याएं भारतीय शिक्षा में आई हैं इनका समाधान किया जाना इसमें अनिवार्य रखा गया। देखिए जब ये परिवर्तन होता है या रिफ्रेश किया जाता है इसको, जो कोई न कोई इसमें बिंदु उसमें रखे जाते हैं कि इन किन किन बिंदुओं पर इसमें विचार किया जाएगा। ठीक है ना, सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। ये हमारी जो इसकी समिति थी, इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो थे हमारे जो है चार्ल्स वुड कंपनी के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। ठीक है, 1854 में एक आदेश पत्र में उन्होंने भारतीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर, ठीक है, उन्हीं के नाम पर आदेश पत्र को वुड का आदेश पत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि अब यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई है कि ये जो आदेश पत्र था इसको वुड का आदेश पत्र ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे वो चार्ल्स वुड थे। ठीक है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला था, इस वजह से उन्हीं के नाम पर इसको वुड का आदेश पत्र का नाम दिया गया। ठीक है, और इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कानूनी परिपत्र। ठीक है ना, इसको सबसे पहले लैटिन भाषा में लिखा गया था। ये एक अलग से जो है थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नीचे मैंने इसको ब्रैकेट में लिख भी दिया है। मैग्ना कार्टा का हिंदी में अर्थ होता है कानूनी परिपत्र। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले लिखा गया था लैटिन भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत जो मैग्ना कार्टा है इसके अंतर्गत इसमें कुछ अधिकार जो है इसमें डिक्लेयर किए जाते हैं कि कौन कौन से अधिकार जो व्यक्तियों को दिए जाएंगे। ठीक है ना, इसी तरीके का जो मैग्ना कार्टा इस वुड के आदेश पत्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वुड के आदेश पत्र के सुझाव और सम्मतियाँ, कौन कौन सी सुझाव और सम्मतियाँ थी इसके। सबसे पहले देखिए आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रचार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। ठीक है ना, जैसा कि हम जो है पहले से देखते आ रहे हैं, जितनी भी शिक्षा इसमें हुई है पूरा जो जिम्मेदारी थी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स जिसका जो स्थापना हमारे 1600 ईसा पूर्व में हुई थी, सभी को पता है। नेक्स्ट, आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। कौन कौन से। नंबर 1, भारतीयों में शिक्षा का प्रचार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना। ठीक है, नंबर 2, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना। नंबर 3,
भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। ठीक है। नंबर 4, भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। ठीक है, चारों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं सभी को जो है। यानी कि सबसे पहला है मानसिक और चारित्रिक विकास करना। नंबर 2 है पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी बौद्धिक संबद्धि करना। ठीक है ना, वो ऐसा मानते थे कि पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करके ही वो व्यक्ति जो है अपनी बौद्धिक समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। ठीक है। भारतीयों को राजपदों के लिए जो अच्छे अच्छे पद थे, अधिकारी के योग्य जो पद थे, उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना और भारतीयों को अपने देश के समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। ठीक है भाई, ये इनके जो है 4 उद्देश्य यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका जो है ये सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितनी पीडीएफ मैंने भेजे हैं इनको ये लेके बैठे साथ में। जब लेके बैठेंगे तभी उनको समझ में आएगा, वैसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसमें, आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। ठीक है भाई, शिक्षा का जो माध्यम निश्चित किया गया था, एक तो देसी भाषाएं जैसा वो बोलते हैं और दूसरा अंग्रेजी भाषा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए मद्रास और बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आज्ञा दी गई। ठीक है। नंबर 5, आदेश पत्र में यह भी निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। देखिए, क्रमबद्ध शिक्षा का मतलब होता है, देखिए एक तो सबसे पहले क्रमबद्ध शिक्षा कैसे होती है, प्राइमरी एजुकेशन, फिर माध्यमिक एजुकेशन, उसके बाद उच्च शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से होती है। और इसी तरीके से वहाँ पर विद्यालयों की शिक्षा संस्थाओं का भी स्वरूप वहाँ पर निर्धारित किया गया। सबसे पहले मिडिल स्कूल जो कक्षा 8 तक थे, उसके बाद हाई स्कूल जिनको हम बोल सकते हैं एक तरीके से 9, 10। ठीक है, 9, 10 बोला जा सकता है। और कॉलेज जो है वो 11, 12 और विश्वविद्यालय में हमारे जितने भी कोर्सेज आते हैं, BA, BSc, BCom, उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी कोर्स आते हैं, ये सब विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। तो उनका एक स्वरूप था, जैसा मैंने जो है एक स्टेप के माध्यम से यहाँ पर जो है सीढ़ियों के माध्यम से किया है कि मिडिल स्कूल सबसे नीचे है, हाई स्कूल उससे ऊपर है, कॉलेज उससे ऊपर है और सबसे ऊपर है विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, ये शिक्षा संस्था का स्वरूप वहाँ पर उस समय उस आदेश पत्र में निश्चित किया गया था। नंबर 6 पॉइंट, आदेश पत्र में भवन निर्माण यानी कि विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है। 7वां है, आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं पर बल दिया गया। ठीक है, यानी कि बालकों की शिक्षा के अतिरिक्त जो अध्यापक वहाँ पर जो कार्यरत थे उनके लिए भी प्रशिक्षण की वहाँ पर व्यवस्था एक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से की गई। 8 है, स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। जैसा कि हम जानते हैं, स्त्री शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा को उस समय इससे पहले वाले उसमें भी मैंने बताया था कि वहाँ पर यह स्टार्ट की गई थी और इसके लिए उचित सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। आदेश पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक है, ठीक है भाई, आदेश पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए, यानी कि जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी की शिक्षा ले रखी है केवल उन्हीं को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें एक तरीके से यहाँ पर ये निष्कर्ष दिया हुआ है, उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बोर्ड के आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक नूतन आयाम देने की संकल्पना की। नूतन का मतलब होता है नया आयाम देने की एक संकल्पना की। उनके सुझावों के फलस्वरूप भारत में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करके जनसाधारण की शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है, संपूर्ण देश में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना क्रियान्वित हुई और छात्रवृत्तियां देने की जो है की परंपरा प्रारंभ हुई। इससे पहले छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाएं जो मैंने बताया था, मिडिल, इसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद कॉलेज और इसके बाद विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, और इसके बाद दूसरी है यहाँ छात्रवृत्ति देने की परंपरा यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो के साथ हम जो है कल उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।